नमस्कार दोस्तों आवाजें तो इस देश में उठ रही थी कि 2024 का लोकसभा चुनाव इस भारत देश का आखिरी चुनाव होगा। विपक्ष ने तो आवाजें यहां तक लगाई कि इसके बाद इस भारत देश में कोई भी चुनाव होगा नहीं अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर तीसरी बार सत्ता में आ गए तो। यानी ये कहे कि लोकतंत्र बचेगा नहीं, इसीलिए समूचे विपक्ष ने या फिर कहे इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस ने जो नारा लगाया वो लोकतंत्र को बचाने का ही नारा दिया। और अब तो 5 चरणों के चुनाव निपट चुके हैं, 2 चरण बचे हुए हैं और कयास हर ओर से लग रहा है कि दरअसल इस बार जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर 400 पार का नारा जो दिया था वो केवल एक नारा भर ही है या उसकी कोई सच्चाई भी है। दूसरी ओर राहुल गांधी हो फिर या विपक्ष अब खुले तौर पर इस बात को कहने से घबरा नहीं रहा है कि दरअसल 272 यानी जादुई आंकड़ा तो दूर की बात है, दरअसल इस दौर में तो यह 150 और 200 के आसपास आकर के अटक जाएंगे। क्या सच में भारत में 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में लोकतंत्र की ही अग्नि परीक्षा के समान हो गया है? ये सारे सवाल इस दौर में इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले 4 चरणों का जो वोटिंग का जो डाटा आया उस आंकड़े के मुताबिक जब वोटिंग जिस जिस दिन हो रही थी और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने जो जानकारी दी और उसके कुछ ही दिनों के बाद जो जानकारी दी उसमें इस भारत देश के भीतर करीब 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ गए। यानी पहले 4 चरणों की वोटिंग में जितने वोट पड़े थे उन 4 चरणों में जब रिवाइज तरीके से चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने डाटा जारी किया तो उसमें 1 करोड़ 7 लाख वोटों का इजाफा हो गया था। और 1 करोड़ 7 लाख वोट क्या होते हैं एक पल के लिए? आप 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम को अगर आप देखें तो इस भारत देश में केवल 10 ही पॉलिटिकल पार्टी हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा वोट लेकर के आई थी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये दोनों तो करोड़ों में थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 22 करोड़ 90 लाख यानी 23 करोड़ के आसपास वोट पड़े थे। कांग्रेस को 11 करोड़ 94 लाख यानी 12 करोड़ के आसपास वोट पड़े थे। लेकिन उसके बाद की परिस्थिति में देखिएगा, ममता बनर्जी को करीब करीब 2.5 करोड़ वोट पड़े, मायावती को करीब करीब 2 करोड़ 22 लाख वोट पड़े 2019 के लोकसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी को करीब करीब 1.5 करोड़ वोट मिले यानी 1.5 करोड़ के आसपास वाईएसआर कांग्रेस को भी मिली, वाईएसआर कांग्रेस, और 1.5 करोड़ के कम स्टालिन एंड डीएमके के पार्टी को मिले 1 करोड़ 43 लाख, शिवसेना को मिले थे 1 करोड़ 28 लाख, टीडीपी को मिली थी 1.25 करोड़, सीपीएम को मिली थी 1 करोड़ 7 लाख। अब सीपीएम को 1 करोड़ 7 लाख वोट पड़े थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, उतने ही वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले 4 चरणों की वोटिंग में जो रिवाइज डाटा इलेक्शन कमीशन ने जारी किया उसके भीतर बढ़ गया। अब इस बात को लेकर के इस भारत देश के भीतर हंगामा मचा हुआ है क्योंकि 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर और उसके अलावे अलग अलग राजनीतिक पार्टी ने वहां पर अपनी अर्जी लगाई है। उसमें सीपीएम है, उसमें टीएमसी है, उसमें कांग्रेस है। और ध्यान दीजिएगा तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लेटर भी लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि किस प्रकार से कितने % वोट बढ़ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप भ्रम न फैलाइए और इससे निष्पक्ष चुनाव पर असर पड़ जाएगा। लेकिन आज आइए पूरे समूचे काले कच्चे चिट्ठे को आज समझा जाए, देखा जाए, परखा जाए क्या इस भारत देश के भीतर में एक कौन सा मॉडल का खेल है जो डेमोक्रेसी को ही कहीं सवालिया कटघरे में खड़ा तो नहीं कर रहा। और ये सारे सवाल इलेक्शन के बीच में, चुनाव के बीच इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब 25 तारीख को छठे चरण की वोटिंग देश में होनी है और 25 से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई होनी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से यह बात पूछा है खास तौर पर पहले 2 चरणों की वोटिंग को लेकर कि 6% डाटा कैसे बढ़ गया भैया। और यही बात एडीआर ने अपने अर्जी के भीतर लिखी और बाकायदा डाटा के साथ दिखाया। लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है उसका जवाब। उसके मियाद 24 तारीख को है और 24 तारीख को लेकर के सुप्रीम कोर्ट संवेदनशील है। वो बोल रहा है कि जरूरत अगर पड़ी तो हम रात भर बैठेंगे लेकिन सुनवाई इसके ऊपर करेंगे, आप जवाब दे दीजिए। अब इस पूरी सच्चाई को लेकर के बात करें कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, पूरा खेल क्या है, या कितने वोट की किस फेज में कैसे बढ़ते जा रहे हैं। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ देश में? अगर हुआ तो कब हुआ? जब हुआ तो उस समय चुनाव आयोग ने कोई पहल क्यों नहीं किया?
इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं किया? पहले फेज में, पहले चरण की वोटिंग के जो परसेंटेज बढ़ता है वो करीब करीब 18,60,000 वोट बढ़ जाते हैं पहले फेज के भीतर, जो रिवाइज डाटा आता है। दूसरे फेज के वोटिंग में 32,30,000 वोट बढ़ जाते हैं, जो रिवाइज डाटा आता है। तीसरे फेज के भीतर 22,10,000 वोट बढ़ जाते हैं, जो रिवाइज डाटा आता है। चौथे फेज के भीतर 33,90,000 वोट बढ़ जाते हैं, जो रिवाइज डाटा आया। और सबको इकट्ठा कीजिएगा तो करीब करीब 1,07,00,000 वोट तो यूं ही बढ़ गए पहले 4 चरणों में। पांचवें चरण की वोटिंग में जब रात में जो जानकारी थी और उसके 2 दिनों के बाद जो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से जो जानकारी मिलती है, उसमें भी 2% वोट का इजाफा हो गया। अभी वोटों का संख्या को लेकर के पांचवें चरण का आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी हर चरण के भीतर इतने सारे वोट बढ़ते जा रहे हैं। और कोई भी इस दौर में सवाल पूछेगा कि दरअसल इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के लिए कोई मुश्किल हालात है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन से पूछा और जो अर्जी एडीआर ने लगाई, उसमें एक ही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर पोलिंग एजेंट को 17C एक फॉर्म दिया जाता है। 17C यानी 17C फॉर्म क्या होता है? अकाउंट ऑफ वोट रिकॉर्डेड एंड वोट पेपर सील अकाउंट, यानी जितनी सारी वोटिंग उस बूथ पे हुई, यानी उस पोलिंग एजेंट को दी जाती है, ताकि उस हर पार्टी द्वारा जो नियुक्त होता है उसको उसी माध्यम से दिया जाता है। उसको इसीलिए कहा गया कि नागपुर में दरअसल इस बार कांग्रेस ने हर पोलिंग एजेंट को रखा था, यानी जितने पोलिंग बूथ थे उतने पोलिंग एजेंट थे वहां। और सुझाव भी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के भीतर कि दरअसल नागपुर के भीतर जो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट जो हर बूथ के ऊपर मौजूद थे और सबके पास 17C फॉर्म है कि उनके अपने बूथ में कितने वोटिंग हुई उसको मिला लीजिए, और जो वोटिंग परसेंटेज आखिर में बताया गया है उसके बीच में अंतर जो है वही सामने आप ले आइए। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ये चीजें बताई नहीं है। अगला सवाल था, जब 17C फॉर्म जो पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है तो उसको एक साथ जोड़कर अपनी वेबसाइट के ऊपर तुरंत इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं उन नंबरों को डाल रहा है? जी हाँ, उसके भीतर चुनाव आयोग क्यों कोताही बरत रहा है, जिसका सुप्रीम कोर्ट का यह भी सवाल है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के भीतर चुनाव आयोग को यह सवाल का जवाब देना है 24 तारीख तक। अब सवाल है कि 17C फॉर्म हर पोलिंग एजेंट के पास रहता है और रिकॉर्डेड आंकड़े के तौर पे माना जाता है। तो पहले 4 चरणों में जो 379 सीटों को, लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई 4 चरणों में, एक सूरत की सीटों पर तो यूं ही व्यक्ति चुन लिया गया क्योंकि वहां पर उम्मीदवार कोई बचा नहीं था, जो विपक्ष का था, बाकी ने उम्मीदवार अपना नाम वापस लिया। सवाल होता है कि क्या सच में इस दौर में जो वोटिंग परसेंटेज है, क्या इतनी बड़ी संख्या में पहले 4 चरणों की वोटिंग में 1 करोड़ से ज्यादा अगर हो गया है तो अगले 3 चरणों में या 1 करोड़ और बढ़ जाएगा क्या? तो 2 करोड़ वोट इस भारत देश के भीतर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जोड़ करके किसी भी रीजनल फोर्सेस के पास पहुंचते नहीं, आते नहीं है। 2 करोड़ से ज्यादा पिछली बार ममता बनर्जी और मायावती के पास थे, बाकी किसी के पास 2 करोड़ से ज्यादा वोट नहीं थे। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो गड़बड़ी हुई है वो कहां कैसे हुई, क्या क्या चूक हुए? ये सवाल इस दौर में क्यों बड़ा हो चला कि ईवीएम एक ऐसा खेल है जिसके जरिए आप कितनी भी संख्या को पार कर सकते हैं और उसके बाद आपके मुख से निकला हुआ शब्द सच को मान लिया जाएगा। ये सारे सवाल दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर अलग अलग जगहों पे आप समझना शुरू कीजिएगा तो मणिपुर के भीतर उस रात जब वोटिंग खत्म हुई तो एक जानकारी आई कि 72.5% के आसपास वोटिंग हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो बाद में जो 4 चरणों का डाटा सामने रखा उसमें करीब 5.7% वोट बढ़ गए, यानी 72.5% से बढ़कर के ये 78.2% पे चले गए। आंध्र प्रदेश के भीतर जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार वाईएसआर की गद्दी वहां चली जाएगी, चंद्रबाबू नायडू जीत जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान के चल रही है कि दक्षिण में इस बार सबसे बड़ा एनडीए का दरवाजा आंध्र प्रदेश में खुलने वाला है। आंध्र प्रदेश के भीतर पोलिंग के बाद ये जानकारी आई कि 76.5% वोट पड़े, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने जो जारी किया आंकड़ा उसमें जानकारी आई कि 80.7% वोट पड़े। केरल में 67.2% वोट पड़े, लेकिन बाद में जानकारी आई कि 71.3% वोट पड़े, यानी आंध्र प्रदेश के भीतर 4.2% वोट अचानक से बढ़ गया। केरल में 4.1% वोट अचानक से बढ़ जाता है। असम में इसी तरीके से 4.2% वोट
यूं ही बढ़ जाता है। महाराष्ट्र में करीब करीब 2.5% वोट ऐसे ही बढ़ गया। पश्चिम बंगाल के भीतर करीब करीब 2.5% के आसपास वोट बढ़ जाता है। बिहार में करीब करीब 1.5% वोट बढ़ ही जाता है। ओडिशा के भीतर करीब करीब 1.7% वोट बढ़ जाता है। कर्नाटक के भीतर करीब 1.3% वोट बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश के भीतर 0.5% वोट बढ़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ के भीतर 1.2% वोट बढ़ा। हर राज्य में कमोबेश ये स्थिति है। और 1,07,00,000 सबको इकट्ठा कर दीजिएगा, अगर इस बढ़े हैं इतने वोट, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे एक अतीत का एक सवाल को बताएं। इससे पहले इन सारे बातों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी काफी एग्रेसिव हो गई और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पे कहा कि ये लोगों के दिमाग में सवाल है, तो कैसे इस भारत देश के भीतर में पारदर्शी चुनाव का जो दावा इलेक्शन कमीशन कर रहा है लगातार, वो इस पर सफाई क्यों नहीं पेश करता? क्योंकि हम तो लगातार अपनी शिकायत इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर बार बार पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे? दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1,07,00,000 वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया? ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर। और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में है, वो मिसिंग ईवीएम्स कहाँ हैं? ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है और इनका जवाब देना जाहिर सी बात है, देश में लोकतंत्र है, चुनाव का मौका है, चुनाव के बीच में ये सारे सवाल किसी के मन में भी आएगा तो परेशान करेगा। और खास करके तब जब जमीनी मुद्दे चुनाव के बीच में आकर खड़े हो गए। कोई भी इस दौर में कोई भी मुद्दा इस भारत देश के भीतर इस समय वोटरों के ध्रुवीकरण को लेकर के काम नहीं कर पा रहा। कहीं पर वे जातीय समीकरण है, तो कहीं पर जमीनी मुद्दे हैं, और कहीं पर जो सरकार के उपलब्धियों का खांचा लाभार्थियों के तौर पर था, वह भी इसी दौर में काफूर हो गया। यानी ये कहे कि इलेक्शन के तरीकों को अगर समझे तो एक ही झटके में 2019 के लोकसभा चुनाव के तुलना में आपको महाराष्ट्र के भीतर, कर्नाटक में, राजस्थान के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर, बिहार के कुछ हिस्सों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से बहुत साफ तौर पे नजर आ रहा है कि विपक्ष धीरे धीरे करके कदम अपना आगे बढ़ा रहा है। और ऐसे में अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर वोट बढ़ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस दिया गया उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि दरअसल 19 अप्रैल को जब पहले फेज की वोटिंग देश में हुई, उसमें 60% वोट हुई थी, लेकिन आपने जो रिवाइज डाटा 11 दिनों के बाद रखा, वह 66.14% पहुंच गया, यानी 6.14% की बढ़ोतरी हो गई। ये कैसे हो गया? ये जादुई आंकड़ा कहां से आता है? 26 अप्रैल को जब दूसरे चरण की वोटिंग हुई तो उसमें 60.96 यानी 61.61% के आसपास वोट पड़ा था, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी कि वो 66.71% यानी यहाँ पर भी करीब करीब 6% वोट बढ़ गए। और 4 दिनों के बाद ये डाटा आता है। ये दो को अगर आधार बना लिया जाए तो 17C का जो फॉर्म होता है उसके अनुकूल डाटा कलेक्ट करने में क्या पहले फेज में आपको 11 दिन का समय लग गया, दूसरे फेज में आपको 4 दिन के समय लग गए, पांचवें फेज में आते आते आप 2 दिन में कलेक्ट कर पाए। जबकि इससे पहले भारत देश के चुनाव के इतिहास में उसी रात हर हाल में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन डाटा जारी करते रहा है। फिर कहां पर मुश्किल हो रही है? और इस मुश्किल की वजह या इसका कोई आधार है? दरअसल यह चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के पास एक शिकायत इससे पहले भी पहुंची थी और वो गुजरात को लेकर के गई थी। गुजरात के भीतर विधानसभा चुनाव के दरमियान अगर आप ध्यान देंगे उस दौर का, तो 2022 के विधानसभा जो दिसंबर के महीने विधानसभा का चुनाव हुआ, 2 फेज में वोटिंग हुई, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। कांग्रेस ने वहां पर भी इलेक्शन कमीशन का दफ्तर यह कहकर के खटखटा दिया था कि दरअसल एक वोट डालने में चाहे आप ईवीएम से क्यों ना डालें, यह संभव ही नहीं है कि 60 सेकेंड तक में वोट हो जाए।
यह भी काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है पर्ची जाते हैं, पर्ची दिखाते हैं, साइन करते हैं, फिर आपकी उंगली पे निशान पड़ता है, फिर आप जाके बटन दबाते हैं, बटन दबाने के बाद पिप की आवाज आती है, उसमें पर्ची लोग देखते हैं, उसके बाद लोग बाहर निकलते हैं, तब दूसरा एंट्री होती है। यानी ये कहे अगर आप काफी तेजी यानी रोबोट के तौर पर भी काम करेंगे तो करीब करीब 1 मिनट एक वोट डालने में जरूर लग जाएंगे। लेकिन गुजरात के सेकेंड फेज के चुनाव में एक ही झटके में वहां पर ये जानकारी बाहर निकल के आती है, करीब 16 लाख वोट जो है आखिरी के 1 घंटे के भीतर गुजरात के भीतर दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में पड़ गए। अगर उस गुजरात के इस चुनाव को या फिर गुजरात मॉडल को अगर आप समझे इस 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, यह समझकर अगर ये जान लीजिए कि अगर सेकेंड फेज में जहां जहां चुनाव हो रहा था दूसरे चरण में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी गुजरात में। काफी बम्पर जीत का मतलब सारी सीटें जीत लेना या दूसरे के हिस्से में केवल एक सीट आना, उससे ज्यादा नहीं, ये होती है काफी बम्पर जीत। और ये उस समय मान लिया गया कि जो एवरेज वोट्स थे उसके भीतर पहले फेज में 6.5%, उसके बाद 11.5% तक बढ़ गए। और उसके भीतर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम भी निकल करके आए, खासतौर पे बड़ोदरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत के साथ किया था। वो रावपुरा की सीट थी, वो सरवा की सीट थी, वो एक 16 करीब 1000 वोट, 16,000 वोट यानी 280 वोट, हर बूथ पे करीब करीब 58 सेकेंड के भीतर वोट पर्चे। और ये डाटा बताता है, ये आंकड़ा बताता है कि मानवीय तौर पर ये संभव ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था गुजरात के विधानसभा चुनाव में 2022 के दिसंबर महीने में। तो अगर उस दौर में देखिएगा जितने भी न्यूज चैनल के एग्जिट पोल थे उस दौर वोटिंग के बाद के, किसी ने भी इतने नंबर दिए ही नहीं थे जितने नंबर भारतीय जनता पार्टी को वहां आ गए। 182 में से 156 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बना दिया था। आज तक के एक्सिस मतलब 129 150 तक का आंकड़ा दिया था गुजरात के भीतर, 156 लेकिन आ गया, वो काफी मैक्सिमम होता है। और कांग्रेस में 16 से 30 तक का दिया था, कांग्रेस को 17 आया था। लेकिन उसके बाद एबीपी न्यूज हो, इंडिया टीवी हो, टाइम्स नाउ, मतलब जी न्यूज, हर न्यूज को अगर देखिएगा, समझिएगा, परखिएगा, तो कांग्रेस का हर हाल में जो है कमोबेश 30 सीट होनी ही चाहिए, लेकिन उसको मिला केवल 17 सीट। किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को 130 सीट को पार करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो 156 तक वो सीट जीत जाती है। और वो जो ध्यान देने वाली बात है, जो दूसरे चरण में जहां पर वोटिंग बढ़ी और इतनी बड़ी संख्या में जो 16 लाख वोट बढ़ गए, उसका असर क्या हुआ? बड़ोदरा में से 10 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई, दाऊद में से 6 में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई, छोटा उदयपुर के 3 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई, खेरा के 6 में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, गांधीनगर के 5 में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है, अहमदाबाद के 21 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, महसाना के 7 में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, सबरकांठा में 4 में से 3 सीट बीजेपी जीत जाती है। यानी ऐसा परिणाम इससे पहले गुजरात के अपने चुनावी इतिहास में तो कभी नहीं था। तो क्या यह एक ऐसा मॉडल है जो आखिरी क्षणों में वोट के जरिए परिवर्तन ला सकता है या चीजों को पलट सकता है? यही सारी सवाल जो हर कोई इस दौर में 2024 के लोकसभा चुनाव में उठा रहा है कि वाकई 370 और 400 का नारा जो सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार के जरिए या विपक्ष बीजेपी के जरिए जो संसद के भीतर पहली बार दिया गया 400 पार का नारा, क्या इसी मॉडल के थ्रू ये पूरा होगा? अगर मॉडल इस तरह से काम कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो हर कोई उसके बाद ईवीएम को गाली देने लगेगा। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम का जिक्र कर दे चुनावी सभाओं में। सच यह है कि ईवीएम और वीवीपैट से आगे की परिस्थिति इस दौर में इस भारत देश के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर आप एवरेज औसत निकाल रहे हैं कि 1,07,00,000 वोट कहां गए, तो उसमें से एक एवरेज उसी परसेप्शन के साथ जो गुजरात के भीतर का सवाल था, जिन सवाल को 2022 के दिसंबर के महीने में गुजरात के विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन के सामने कांग्रेस ने रखा था, उसी गुजरात मॉडल के तहत असम के भीतर औसत हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 28,000 वोटों का बढ़ जाना, तेलंगाना के भीतर 60,000 वोटों का बढ़ जाना,
उत्तर प्रदेश के भीतर बहुत कम वोटों का बढ़ना है, क्योंकि 0.4% के आसपास है, लेकिन उससे हटकर अगर दूसरे राज्यों के भीतर जाइएगा, इसमें बहुत साफ तौर पर है कि वह महाराष्ट्र के भीतर करीब करीब 30,000 वोटों का बढ़ना, पश्चिम बंगाल के भीतर करीब करीब 30,000 वोटों का प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर बढ़ जाना, बिहार के भीतर में करीब करीब 15,000 वोटों का बढ़ जाना, ओडिशा के भीतर करीब करीब 17,000 वोटों का पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ जाना, कर्नाटक के भीतर करीब करीब 13 से 15,000 के वोट के आसपास बढ़ जाना। यह संदेश 2024 के लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के वोटिंग के बाद दरअसल ये क्या बताता है? सवाल सबसे बड़ा इस दौर में यही है कि क्या सच में सुप्रीम कोर्ट के भीतर परसों यानी 24 मई को जब सुनवाई होगी, जब इलेक्शन कमीशन जिन बातों को रखेगा उसमें वह भी लोकतंत्र के ही दुहाई देगा, जो उसने ईवीएम को लेकर के दिया और वीवीपैट को लेकर के भी दिया। और इस दौर में जब वोट लगातार बढ़ रहे हैं, हर चरण में बढ़ रहे हैं, अब वोटिंग के वोटर जब वोट डालता है उसके बाद कहां से ये वोट बढ़ रहे हैं, उसके एनालिसिस कर पाने की स्थिति में अगर इस देश के इलेक्शन कमीशन ईवीएम के दौर में, कंप्यूटर के जमाने में सेम डे बता पाने की स्थिति में अगर नहीं है, तो कोई भी ये सवाल इस दौर में पूछ सकता है, क्या सच में ऐसी परिस्थिति आ गई है देश में जहां पर इलेक्शन यानी चुनाव की पूरी प्रक्रिया में वोटर का वोट और उसके जरिए जो एनालिसिस हर क्षण हर पल कराया जा रहा है, वो एनालिसिस और उसके जरिए वोटों का बढ़ जाना, क्या 11 दिन के बाद बढ़े, 4 दिन के बाद बढ़े, 2 दिन के बाद बढ़े, लेकिन सेम डे जानकारी नहीं आएगी, क्या यह एक भारत देश के चुनावी डेमोक्रेसी को लेकर के कोई बहुत बड़ा सवाल तो नहीं करता? ये सारे सवाल यहाँ पर इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बड़ी राजनीतिक पार्टी कहीं पर भी वोटिंग के बाद सर्वे करवाती है और उस सर्वे के जरिए जिन आंकड़ों को वह समझ रही है, परख रही है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र के भीतर जैसे वोटिंग हो गई, तो वोटिंग होने के बाद वहां पर प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डाटा निकल करके सामने आया वो करीब करीब 30,000 का होता है। क्या मार्जिन केस होता है? 30,000 के जरिए चीजें मैनेज कर ली गई है और अपने सर्वे में जो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो डाटा निकल के आती है वो महाराष्ट्र में झटका वो नहीं खाती है। क्या ऐसी परिस्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में इस डाटा आने के बाद तैयार होती है? ये सारे सवाल इससे पहले भारत देश की राजनीति में कभी भी नहीं हुआ था और राजनीतिक तौर पर इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जब मुद्दे बढ़े चले हैं और देश की जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर के पहली बार ऐसा लगने लगा है कि मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार संकट में है और उसका 400 पार का नारा हो या 370 पार की जो स्थिति हो, उससे हट करके क्या सच में इलेक्शन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति क्या इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लिया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि संसद की ताकत के सामने कोई भी मायने नहीं रखता है और इसीलिए संसद से जो बात पर मुहर लग गई उसमें प्राइम मिनिस्टर और उनके द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट का मिनिस्टर और विपक्ष के नेता के तौर पर एक व्यक्ति की मौजूदगी के आधार पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। दो एक से मतलब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी सरकार करे। अब सरकार अपनी सत्ता को बचाने के लिए चुनावी लोकतंत्र के भीतर हिस्सा भी ले और उसको लेकर के कोई सवाल जो लगातार इस दौर में उठे, भाषणों को लेकर के, शब्दों को लेकर के, धर्म के उपयोग को लेकर के, उन सारे सवालों के शिकायत इलेक्शन कमीशन के भीतर पहुंची। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिस के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनका नाम लिखना तक उचित नहीं समझा, उन्होंने केवल स्टार प्रचारक लिखा। तो क्या सच में जो नियुक्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कोई कैसे करेगा? यह सवाल अगर पहली बार सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही अगर उठाया गया था, खुद चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि कैसे संभव है कि किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर सरकार ही करे और सरकार अगर चुनाव के भीतर गड़बड़ी करे तो वह चुनाव आयुक्त सरकार के गड़बड़ी पर उसके खिलाफ उन्हें बोलने की हिम्मत कैसे होगी? क्या ऐसा संभव होगा? जाहिर सी बात है उस समय उन अटॉर्नी जनरल इस बात का जवाब दे नहीं पाए थे। कहा बिल्कुल नहीं, नियुक्ति एक अलग फॉर्मूला है, चुनाव एक अलग सोच है, दोनों को आप क्यों आपस में कनेक्ट कर रहे हैं? बात आई गई नहीं, बल्कि उसका रिजल्ट क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के में अलग अलग तरीके से इस डेमोक्रेसी को लेकर के जो सारे सवाल उठ रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लोकतंत्र बचेगा नहीं, क्या लोकतंत्र नहीं बचने की स्थिति में 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है? ये सारे सवाल वर्तमान समय में सबसे बड़ा सवाल है इस दौर का। बाकी दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।